दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व का इतिहास। तो ये यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न पर आधारित हम विश्व के इतिहास को शुरू कर रहे हैं और इसका यह पहला वीडियो है। तो दोस्तों, सारे वीडियो आगे आगामी वीडियो को देखते रहें और अपने विश्व के इतिहास पर अपनी कमांड को मजबूत करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक जो दिया गया है विश्व के इतिहास के सिलेबस में यूके ट्रिपल एस सी के अनुसार, तो उसमें दिया है यूरोप में पुनर्जागरण और उससे संबंधित मुख्य साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिकों का योगदान। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पुनर्जागरण। तो सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। और फिर से जागना यानी कि कोई विकास जो है वो रुक गया था और पुनः फिर उस विकास को प्रारंभ किया, चाहे वह विकास बौद्धिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और आर्थिक हो। इसी मिले जुले रूप को जो है यूरोप की, जो आधुनिक यूरोप की जो है, इसने आधारशिला तैयार करी थी। साथ ही साथ बात करें पश्चिमी सभ्यता के विकास में, इस पुनर्जागरण का जो संबंध है वह 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य जो भी प्रगति हुई है उन प्रगति से है, जो प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित थी। पुनर्जागरण के कारणों की अगर बात करें तो पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण रहा वो रहा सामंतवाद का पतन। तो सामंतवाद को समझते हैं जैसे कोई राजा है, वो किसी क्षेत्र विशेष में प्रशासन चलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा तो यह राजा के अधीन सामंतवादी व्यवस्था हो जाएगी। और इसी सामंतवादी व्यवस्था का बाद में पतन होने लगा धीरे धीरे और राजा ही सर्वोच्च बन करके रह गया था। तो इसी को सामंतवादी पतन कहा जाएगा। और सामंतवाद की जब पतन का शुरुआत हुआ तो इसने पुनर्जागरण के तत्वों को बढ़ाने का मौका दिया, क्योंकि सामंतवाद के रहते हुए जो तत्कालीन रूढ़िवादी जो व्यवस्था है इसमें किसी भी प्रकार का बौद्धिक सांस्कृतिक परिवर्तन संभव नहीं था। साथ ही साथ 15वीं-16वीं सदी में जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक खोजें की गई थी, इन भौगोलिक खोजों के द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। इसे वर्तमान भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप के में भी इसे देखा जा सकता है। पुनर्जागरण की चेतना ने नए नए देशों की खोज की और नए समुद्री रास्तों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसी में 1487 में बार्थोलुम्यो डियाज ये अफ्रीका के तट पर पहुंचा और इसे केप ऑफ गुड होप या इसे उत्तर मासा अंतरिप का नाम दिया गया था। और इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाली व्यापारी था, ये भारत आया था। और इसी वास्को डिगामा के बाद जो है विभिन्न यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और इनमें से जो यूरोपियन कंपनियों में जो ब्रिटेन था, भारत पर इसने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था। खैर, ये भारतीय इतिहास का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1498 के बाद 1492 में कोलंबस, जिसने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी, और 14वीं-15वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रगति हुई। और व्यापक स्तर पर हुई इस प्रगति ने व्यापारिक विकास ने पुनर्जागरण के तत्वों को बढ़ाने का कार्य किया। और साथ ही साथ इस टाइम पे
जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, इस सामंतवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर व्यापारिक अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया गया। साथ ही साथ विशाल मंगोल जो साम्राज्य था, जो कि एशिया और यूरोप के मध्य संपर्क स्थापित करने से प्रेरणा भी इसको मिली थी। और मंगोल जो दरबार था, इस मंगोल दरबार में जाने वाले व्यक्तियों में जो वेनिस निवासी थे, मार्को पोलो का नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी में जो अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मान करके यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के दर्शन के पर अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया था, और अरबी ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्होंने पंडित पंथ पंडित पंथ इस पद्धति को उन्होंने चलाया था। इस पद्धति के अनुसार चर्च के धार्मिक सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया गया तथा यूनानी दर्शन के कुछ सिद्धांतों के आधार पर इसे एक विस्तृत, संगठित और वैज्ञानिक विचार पद्धति का निर्माण हुआ था। और पंडित पंथी विचार पद्धति में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी, किंतु 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक रोजर बेकन ने इसका विरोध किया था। जो बेकन थे, बेकन ने अपने समय को अज्ञान का युग बताया था, और बेकन जो थे, इन्होंने अरस्तु के दर्शन का जो है विरोध किया था। और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा, यदि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो वृहत समय नष्ट होता है, और दूसरे मिथ्या विचारों के उदय होने के कारण अज्ञानता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ बेकन ने वैज्ञानिक प्रयोगों में रुचि ली थी। इन्होंने कहा था, ऐसी गाड़ी बन सकती है जो कि बिना किसी पशु की सहायता के चलने में महारत हासिल हो। साथ ही साथ इसमें प्रमुख कारणों की अगर बात करेंगे तो कस्तुनतुनिया 1453 में इसका पतन हुआ था, और 1453 में उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो रोमन में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये रोमन साम्राज्य है, इसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और ये जो क्षेत्र था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था कस्तुनतुनिया, उस टाइम पे अनेक लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, ये सभी लोग जो हैं कस्तुनतुनिया छोड़ करके इटली, फ्रांस, जर्मनी की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उस्मानी तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, और अपने साथ ये प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान विज्ञान और चिंतन पद्धति को भी अपने साथ ये ले गए थे। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के जन्म स्थान की। और पुनर्जागरण का जो जन्म स्थान है, ये फ्लोरेंस नगर इटली को माना जाता है। और इटली के महान कवि दांते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और दांते ने प्राचीन भाषा अपनी जो लैटिन थी, इस भाषा को छोड़ करके इन्होंने इटली की तत्कालीन बोलचाल की जो भाषा थी, जिस भाषा का नाम हो जाएगा टस्कन, इस टस्कन भाषा में इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य लिखा था। और इस महाकाव्य में इन्होंने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन दिया था। ऐसा क्या कारण था कि इटली को ही जो है पुनर्जागरण के लिए हम मानते हैं? क्योंकि इटली की एक तो भौगोलिक अवस्थिति, और इटली जो है ये भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है, और इस भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण यह यूरोपीय व्यापार का भी प्रमुख
केंद्र बिंदु इटली हुआ करता था। यूरोपिक बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का पुनर्जन्म भी इस देश में होना स्वाभाविक था। यहाँ प्राचीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूर्ण रूप से दफन तो नहीं हुई, किंतु धुंधले ही सही किंतु नजर आती थी। साथ ही साथ बात करें पुनर्जागरण में इटली में प्रारंभ होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो इसके और शहर और रोम की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि रोम जो है यूरोप की प्राचीन रोमन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। और इस कारण इटली जो है स्वाभाविक रूप से यूरोपियन संदर्भ में विभिन्न विकास क्रम के केंद्र बनने में सक्षम था। साथ ही साथ इटली में रोम के जो शहर है वेटिकन वेटिकन इस वेटिकन में जो है पोपों का निवास स्थान था, और जो पोप है ये ईसाई धर्म के प्रधान होते थे। पोप का निवास स्थान आज भी वर्तमान में वेटिकन सिटी में है, और उस टाइम पे भी इनका निवास स्थान वेटिकन में हुआ करता था। कुछ पोपों ने जो है पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित होकर के विद्वानों और कला साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। और इसी दौरान जो है पोप निकोलस पंचम, इन्होंने, जिनका समय हो जाएगा 1447 से 1455 तक ये पोप रहे, इन्होंने वेटिकन पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। तो पोप निकोलसन पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय का स्थापना की थी। इटली में अनेक विद्वान जैसे दांते, पेट्रोक, गियाटो, लियोनार्डो दा विंची चित्रकार आदि की जन्मस्थली भी ये रहा था। इसके बाद बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में, और पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें पहली विशेषता आती है, वो आती है मानवतावाद। तो मानवतावाद क्या होता है कि मानव को केंद्र में रखते हुए उसे व्यापक जीवन संदर्भों में स्थापित करने वाली विचारधारा का नाम ही मानवतावाद है। और इसे मानव के द्वारा मानव के लिए विचारधारा भी इसे कह सकते हैं। और पुनर्जागरण का जो मूल आधार होता है वो भी मानवतावाद ही होता है। ग्रीक वैज्ञानिक जो पाइथागोरस थे, इन्होंने कहा है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, और मानव से ही मानवतावाद को परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जीवन की समस्त गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, इन सभी का केंद्र बिंदु मानव ही है। और मानवतावादी विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, वर्जिल, सिसरो, पेट्राक आदि सभी महत्वपूर्ण रहे। और पेट्रोक जो है, जिन्हें कि मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा जो है ये भी पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं में प्रमुख विशेषता हो जाएगी। और स्पेन के जो विश्व प्रसिद्ध कार्डोवा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय ने यूरोप में आधुनिक शिक्षा और नवीन विचारों को प्रचार करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तो ये कार्डोवा विश्वविद्यालय हो जाएगा स्पेन में। इसी के बाद छपाई भी महत्वपूर्ण रहा, और 15वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और ये भी मानवतावाद के बाद छपाई, जो कि पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। मानवतावाद, आधुनिक शिक्षा और छपाई। छपाई में बिना छपाई के आधुनिक शिक्षा असंभव है। और
गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि सभी क्षेत्रों में इसका प्रारंभ होने लगा। इसकी चौथी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ। और धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों को दूर करना तथा मनुष्य के जीवन में धर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर के सांसारिक जीवन पर बल देना। और इसी का विकसित जो स्वरूप रहा वो धर्म सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। और ये धर्म सुधार आंदोलन हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इसका पांचवा जो हो जाएगा विवेक, तर्क बुद्धि का प्रसार और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने, वैज्ञानिक प्रसार ने मनुष्य के तर्क बुद्धि के विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और लोगों में मनुष्य की बौद्धिक और नैतिक क्षमता के विश्वास को बढ़ावा दिया। बात करते हैं पुनर्जागरण के प्रभावों की। और पुनर्जागरण के प्रभावों में पहला प्रभाव करेंगे आर्थिक प्रभाव। लेकिन पुनर्जागरण जो है इसने आधुनिक विश्व के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। आर्थिक प्रभावों की बात करें तो आर्थिक प्रभावों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने औद्योगिकीकरण के नए युग का आधार तैयार किया। और जो मध्यकाल में जो आपका जो इसमें भी प्राचीन काल है, मध्यकाल है, तो यहाँ पे मध्यकाल में जो है जब एक व्यवस्था चलती थी गिल्ड व्यवस्था, जिसमें शिल्पियों की श्रेणियां बनी हुई थी। इन शिल्पियों की श्रेणियों की जो व्यवस्था थी इसे गिल्ड व्यवस्था कहा जाता है। और मध्ययुगीन जो यह गिल्ड व्यवस्था थी पुनर्जागरण के कारण इस व्यवस्था के स्थान पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बल दिया गया। अगला प्रभाव आ जाएगा पुनर्जागरण का, वो आ जाएगा राजनीतिक प्रभाव। और राजनीतिक प्रभाव में राष्ट्र राज्य के अंतर्गत सामंती व्यवस्था के स्थान पर राजा जो है सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। और इसके कारण सामंतवाद के पतन के कारण जो है शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय भी हुआ। इसमें बात करते हैं एक प्रमुख व्यक्ति की जो कि पेपर की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, मैकियावेली। और ये मैकियावेली फ्लोरेंस निवासी थे। 1469 में जन्म और 1567 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मैकियावेली जो है ये विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक इन्हें कहा जाता है। तो विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मैकियावेली। साथ ही साथ इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी मैकियावेली को कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगी द प्रिंस। ये पुस्तक द प्रिंस पुस्तक किसकी है? तो ये मैकियावेली की हो जाएगी। और इस पुस्तक में इन्होंने आधुनिक राज्य व्यवस्था की चिंतन की शुरुआत की थी। आधुनिक राज्य व्यवस्था की चिंतन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है हमारा, यहीं पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और इसके आगे के सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव